विधायकों पर बीजेपी डाल रही डोरे। कांग्रेस ने बीजेपी पर फिर आरोप मढ़े। राष्ट्रपति चुनाव में खरीद फरोख्त का मुद्दा। बीजेपी बोली, कांग्रेस को यही सब दिखता। राजनीति में खरीद फरोख्त का मुद्दा कोई नई बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में यह मुद्दा 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने की वजह बना। तब से यह मुद्दा हर चुनाव में गूंजा। अब 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है, लेकिन इन चुनाव में भी खरीद फरोख्त का मुद्दा उठने लगा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर उसके विधायकों पर डोरे डालने के आरोप जड़े हैं। कमलनाथ तो ये भी कह रहे हैं कि विधायकों को 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। इन आरोपों के बीच कमलनाथ अपने विधायकों पर भरोसा तो जता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने व्हिप तो जारी कर ही दिया है। अभी मुझे खबर आई है कि हमारे एक विधायक को उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे राष्ट्रपति चुनाव में वोट देना। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रपति को बनाने के लिए ये इनके प्रकरण सब चाह रही है, साम दाम दंड पे। और यही इसी प्रक्रिया के तहत मुझे भी ऑफर दिया गया। तो मैं तो ये चाहूंगा कि अगर आदिवासियों का विकास करना तो क्षेत्र में विकास करें, आदिवासियों को पैसे से ना खरीदे। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है, लेकिन बीजेपी ये मान रही है कि वो द्रौपदी मुर्मू के लिए विपक्षी दलों से समर्थन मांग रही है। हालांकि कमलनाथ के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ जो करते आए हैं उन्हें वही दिख रहा है। मुझे लगता है कमलनाथ जी अपने उस काल को याद करते होंगे जब ये खरीद फरोख्त के इस धंधों में लिप्त होंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक सांसद जो जनजाति वर्ग से आते हैं, उन्होंने सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हैं चाहे अन्य पार्टियों के जनजाति वर्ग के विधायक सांसद हैं, उनसे अपील की है कि हमारे लिए पहली बार ऐसा अवसर आया है भारत में, जब भारत के सर्वोच्च पद पर हमारे वर्ग की बहन को अवसर मिला है, तो हम सबको सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज़ से हमको वोट देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को लग रहा है कि बहुत सारे लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन देंगे, तो कहीं और भी ये कमज़ोर न हो जाए। तो इस तरीके के मिथ्या और झूठे आरोप लगाने का काम वो कर रहे हैं। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और वर्तमान स्थिति में कांग्रेस पर यह कहावत सटीक भी बैठ रही है, क्योंकि वो 2020 में हुए तख्तापलट से सबक लिए बैठी है। हालांकि कमलनाथ के दावे में कितना दम है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि खरीद फरोख्त का मुद्दा 2023 तक यूं ही गर्म रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दाम की सियासत, ये कैसी अदावत। आज एक और गीत से शुरू करते हैं सर, क्षमा मांगते हुए। सुरीला नहीं हूं मैं, कंसुरा भी नहीं हूं, लेकिन सुरीला नहीं हूं, यकीनी तौर पर सुरीला नहीं हूं। आज का गीत है सर, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सर यहाँ कौन सा इंसान है? अमेरिका का? नहीं 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 सर। मध्य प्रदेश का? नहीं सर। उत्तर प्रदेश का? नहीं सर। इंसान यानी इंसान सर, पूरी दुनिया का इंसान। और पूरी दुनिया का इंसान, उसके लिए फिर प्रदीप जी का ही गीत है शायद ये सर, शायद क्या यकीनी तौर पर उन्हीं का है, हमारे अपने बड़नगर के प्रदीप जी, जिन्होंने कहा देख तेरे संसार की हालत। पहले हम गड़बड़ बोल गए सर। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये सर दार्शनिक पृष्ठभूमि हमने इसलिए खींची कि जब आप कहते हैं कि लेन देन चल रही है, राजनीति की हम बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति सिर्फ यही नहीं समझता कि एक ही जगह लेन देन चल रही है। अगर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, समाजवादी पार्टी बीजेपी पे लगा रही है, बीएसपी समाजवादी पार्टी पे लगा रही है, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर लगा रही है, लेकिन जो जनता है, मतदाता है, वो समझ रही है इंसान। यहां इंसान कौन है सर? क्या जवाब आया सर? जी हाँ सर, पॉलिटिकल पार्टी। यस, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सर, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, राजनीतिक दल। अब आप समझ गए होंगे सर हमने क्यों इतनी लंबी पृष्ठभूमि खींची। इसलिए
कि अगर आप एक दूसरे की पगड़ी उछालते चले जाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आप ये समझाने में कामयाब हो गए कि खरीदारी करने वाली पार्टी दूल्हा बिकता है करके बेचने वाली पार्टी और खरीदने वाली पार्टी कौन सी है। थोड़ा तो समझना पड़ेगा सर, यहाँ नहीं तो गड़बड़ होगी। अब देखिए ना, यहाँ फिर ये खरीद फरोख्त का मामला आ गया और अभी बहस में ईश्वर ना करे कि फिर ऊंची पिच पे बातें शुरू हो जाएं, आप खरीदते हैं, आप बेचते हैं, और हम बीच में हाथ जोड़ते रहे, सर सर रुकिए सर, इनको जाने दीजिए, इनको आने दीजिए सर, ट्रैफिक क्लियर रखिए सर। आज थोड़ा सा मामला क्या गर्मी का असर है कुछ, आप सोच रहे होंगे एंकर महोदय कुछ पटरी छोड़ रहे हैं। चलिए सर, पटरी पे लौटते हैं। भूमिका लंबी हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में है अब्बास हफीज साहब, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, बड़े अप टू डेट रहते हैं, अभी भी बराबर अपने मोबाइल से उनकी निगाह हटाना एक चैलेंज रहता है हमारे लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं मनोज सैनी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार और एग्जीक्यूटिव एडिटर, दोनों भूमिकाएं एक साथ नहीं निभाएंगे। आज तो बंसल न्यूज़ के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर की भूमिका में ही होंगे, लेकिन जो इनकी जगह बैठते हैं स्वतंत्र पत्रकार, उस दायित्व को भी निभाएंगे। उमेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, प्रखर हिंदी के धनी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और चरैवेती के बहुत ही सशक्त प्रवर्तक। सबसे पहले मनोज आप ही बताइए, चौधरी की हवेली है राजनीति, आरोप लगता है इन्होंने खरीदा, इन्होंने बेचा, लेकिन जनता यही सोचती है राजनीतिक दल और राजनेता कैसे होते जा रहे हैं। आप इन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर क्या कहें? देखिए शरद जी, जो खरीदी का मसला शुरू हुआ वो 2020 में सामने आया जब सरकार बदल गई मध्य प्रदेश में। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे देश की राजनीति में, चाहे कांग्रेस की तरफ से कह लें या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन उसके बाद वो 35 करोड़ से बोली शुरू हुई और अब 50 लाख पर आ गई। आज उमंग सिंगार जी ने ऐसा कह दिया कि मुझे 50 लाख में वहाँ के जिलाध्यक्ष ने खरीदने का प्रयास किया, खरीद फरोख्त का प्रयास किया, जैसा उनका बयान। उसके बाद कमलनाथ जी, यशवंत सिन्हा, तमाम लोग आ गए। लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। शायद ये आदिवासी वोट बैंक का मामला है और पहली बार द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से, उनको भारतीय जनता पार्टी एनडीए लेकर आया है, वो भी पहुंचने वाली मध्य प्रदेश में। यशवंत सिन्हा आज पहुंचे थे, तो अपनी एक पृष्ठभूमि तैयार की गई कांग्रेस की तरफ से, और हालांकि उसमें आरोप भी खुलकर दिखाई दिए, पर ये 2023 की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आदिवासी पिछली दफ़ा जो दिखाई दिया वो बीजेपी के पक्ष में उतना अच्छा नहीं था, उसका प्रतिसाद नहीं मिल पाया बीजेपी को जितना अच्छा मिलना चाहिए था। लेकिन अब बीजेपी ये चाहती है, भले कांग्रेस के विधायक, उन्होंने स्वीकार किया, बीजेपी ने इस बात को माना कि हाँ हमने फ़ोन किए हैं, हमने आग्रह किया है कि पहली बार देश की राष्ट्रपति आदिवासी बन रही है, तो आप अपील किया है कि आप सपोर्ट कीजिए। अब सपोर्ट वो कैसा हुआ, जैसा उन्होंने कहा कि पैसे में किया, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है ये वर्तमान की राजनीति में शायद चलता रहेगा। गोवा उसका उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे चर्चा हमारे देखने में आ रहे हैं, महाराष्ट्र की बातें चल रही है, पर ये चिंता जरूर बढ़ाता है। चिंता बढ़ाता है और ये भी सवाल खड़ा करता है सर कि मासूम आखिर इसमें है कौन, तथाकथित रूप से बेचने वाला या तथाकथित रूप से बिकने वाला। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। मतलब कमाल है कि दहेज लेने के बाद भी आदमी कहे नहीं नहीं साहब हमने तो कुछ नहीं किया। ये आरोप प्रत्यारोप एक बहुत ही निम्न कोटि की तरफ जाते हैं सर। कई बार तो इन विषयों पर बात करने के पहले भी ठिठकना पड़ता है, रुकना पड़ता है, और इसके स्तर को बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों को अपने डिस्कोर्स में भी बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। अब्बास हफीज साहब, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं शायद जड़ की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल आप कैसे देखते हैं इस मसले को? देखिए शरद जी, जैसे कमलनाथ जी ने आज कहा, यशवंत सिन्हा जी ने आज कहा कि राष्ट्रपति पद का चुनाव है और एक बहुत गरिमापूर्ण चुनाव है, और उसमें इस तरह के अगर एलिगेशंस लग रहे हैं, इस तरह के हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश चल रही है, तो वो दुखद है। और ये कोई नई बात तो है नहीं, अब ये नया नॉर्मल है, अंग्रेजी में जो कहते हैं द न्यू नॉर्मल, एक नया सामान्य चीज़ कि हाँ विधायक की बोली लगा दी गई है, विधायकों की मंडी सजा दी गई है। इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं देश को, ये एक चिंता का विषय है। सरकारों को गिराया जा रहा है, सरकारों को गिराया जाने के विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है। मध्य प्रदेश में जो 3 विधायक जो दूसरे दलों के थे और निर्दलीय थे, बसपा के, सपा के और निर्दलीय, उनको अपने साथ लिया गया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जिनको 2 साल से बाहर छोड़ा हुआ था, अब ऐन राष्ट्रपति चुनाव से पहले लिया गया अपने साथ। आज बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व मंत्री, वन मंत्री का, जैसे हम सुन रहे थे, उन्होंने क्या आरोप लगाया है, जिस तरह के लोक लुभावन वादे किए गए, जिस तरह का प्रलोभन दिया गया। पांचीलाल मेड़ा जी को सुना, उन्होंने तो मंत्री पद तक का ऑफर दिया गया। तो ये क्या एक संवैधानिक पदों का ऑफर देके एक बार्टर चल रहा है?
क्या ये सही है, ये जनता को तय करना है। राष्ट्रपति चुनाव बहुत सारे देखे हैं, आपने मुझसे ज़्यादा देखे हैं, मनोज जी ने बहुत सारे देखे हैं, हमने कम देखे हैं, उमेश भाई ने भी बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरह के आरोप कभी नहीं लगे। और आरोप जो हैं वो बहुत सामान्य हो गए हैं आज के, वो तो मामला चल ही रहा है इस तरह का। तो ये राजनीति का स्तर कहाँ से आया, कब आया, ये सब जानते हैं और जनता इसका जवाब चुनाव में दे भी चुकी है, जो यहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए और आगे आने वाले चुनाव में भी देंगे। आप किसी को भी जिता सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के आरोप लगेंगे तो लोकतंत्र दागदार होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन बहुत सारे राष्ट्रपति चुनाव देखकर आप मेरी उम्र की तरफ ऐसा इशारा मत करिए कि वयोवृद्ध एंकर महोदय, आपने तो परंपराएं देखी हैं, युग और इतिहास देखे हैं। उमेश जी आपकी तरफ भी इशारा था, इसलिए मैंने कहा आप और हमको दोनों को कवर कर लूं। बहरहाल क्या क्या कहेंगे आप इस विषय पर? जी 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 उमेश जी। नहीं, अब अब्बास भाई ने जिस स्तर की बात छोड़ी है, उसी स्तर को मैं आगे बढ़ाता हूं। वाह। आप तो ये देखिए कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति का स्तर क्या है। आरोप लगाने वाले पूर्व वन मंत्री जी ने तो एक समय दिग्विजय सिंह जी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी जो है वो शराब माफियाओं को प्रोटेक्ट करते हैं। एक समय तो उन्होंने कहा था कि रेत खनन का अगर कोई माफिया मध्य प्रदेश में है तो उसका नाम दिग्विजय सिंह जी है। उस व्यक्ति का स्तर तो देखिए। बहुत मर्मांतक पीड़ा भरी चिट्ठियां जिनके बंगले पर आत्महत्या करी हुई महिलाओं की पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति इस पावन चुनाव के अंदर इस तरह का कलंकित कर देने वाला आरोप लगा रहा है, और मुझे लग रहा है कि आरोप अगर उन्होंने लगाया तो उनको तत्काल प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि पाचीलाल मीणा को मंत्री बनाने के लिए उनके एक मत मूल्य को लगाया जाए। आखिर ऐसी हमारे पास क्या व्यवस्था है? झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन कर रहा है, शिवसेना समर्थन कर रही है, बीजू जनता दल ने समर्थन करा है। हमने बहुत सदाशयता के साथ कहा है, जो मनोज जी ने कहा है हमने बहुत सदाशयता के साथ कहा है। हमने लोकतांत्रिक पावन परंपराओं के पालन के साथ और प्रतिबद्धता के साथ कहा है कि चूंकि पहली बार एक जनजातीय समाज की महिला जो है वो इतने बड़े और इतने महान पद पर पहुंचने जा रही है, तो सभी राजनीतिक दलों को अपनी मतभिन्नता भुलाकर अपनी दलीय भावना से ऊपर उठकर उनका समर्थन करना चाहिए। और यह बयान हमने कोई दबे छुपे किसी सूटकेस और अटैची की तह में रखकर नहीं दिया है, हमने सार्वजनिक रूप से कहा है और ललकार हमने आग्रह पूर्वक भाषा में कहा है। अब उमर सिंगार जी को यह साबित करना चाहिए कि जिलाध्यक्ष उनसे कब मिला, या जिलाध्यक्ष से अगर उनका कोई वार्तालाप मोबाइल पर हुआ है तो वो तो इस बात के बड़े मास्टरमाइंड आदमी है, उनको उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को प्रस्तुत करना चाहिए। पाचीलाल मीणा को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता उनके बंगले पर गया था, या वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बंगले पर कब गए थे, या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनको फोन करा था। अगर कुछ ऐसा है तो साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। ये बिलो द बेल्ट की राजनीति, वो भी महामहिम के चुनाव में, मुझे लग रहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये नादान बयान अगर उमंग सिंगार जी दे रहे हैं या पाचीलाल मीणा जी सस्ती लोकप्रियता के लिए दे रहे हैं तो वहां तक तो एक बार बर्दाश्त किया जा सकता है, पर कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठतम नेता अगर इस प्रकार की बात करते हैं कि हमारे यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग करी जा रही है, तो मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है और मैं विस्मित हूं इस बात को लेकर कि कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता जो सच्चाई को जानते हैं वो इस तरह के नादान बयानों के पक्ष में खुलकर खड़े हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यह मध्य प्रदेश की जो पावन लोकतांत्रिक परंपराएं है उसको कलंकित करने वाला दिन है, और यह बयान मुझे लग रहा है कि राजनीतिक रूप से क्षम्य हो सकते हैं, पर यह लोकतांत्रिक रूप से तो पाप है, और यह भाषा शैली अनैतिक है और निर्लज्ज है, और मुझे लगता है कि राजनीति में आ रही गिरावट की द्योतक है। इस बात से सबको बचना चाहिए। एक जनजाति वर्ग की महिला पहली बार महामहिम बनने जा रही है और जनजाति वर्ग के नेताओं को आगे करके इस तरह के गंदे आरोप। चलिए जवाब दे लीजिए जल्दी से। सबसे पहले तो ये कहूंगा, धारा प्रवाह कहने से आपके पाप नहीं छुप जाते हैं। पहली बात यह है, यहाँ पर उपचुनाव की स्थिति बनी, सरकार गिराई, जिन लोगों ने जिन्होंने मंत्री बनाया, बिना विधायक रहते हुए मंत्री बनाया, और वो इतनी बड़ी बड़ी अच्छी बातें करें, उमेश भाई अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे सुन तो लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे उमेश भाई मेरी बात तो सुनिए, अरे थोड़ा धैर्य तो रखिए, आप धैर्य खो रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए पाप और इस तरह के शब्दों से हम बचें। और इसी तरह उमेश जी, थोड़ा निजतावादी जो आरोप हैं जिसका आपने जिक्र किया एक कांग्रेस के सीनियर लीडर और वरिष्ठ विधायक के लिए, उनके बंगले पर क्या घटना घटी वो राजनीतिक घटना है, उस तक जायज है, लेकिन उनके निजी जीवन में हम ना झांकें। और ये पाप शब्द से मेरा भी आग्रह है कि ये बहुत है, क्योंकि देखिए ये राजनीति है, आप लोग यहाँ सियासत के लिए आए हैं, यहाँ आप जो करेंगे वो सियासत का कदम होगा सर। और महाभारत से लेकर 2022 तक राजनीति में मैं नहीं कहता हर चीज जायज है, लेकिन जब मौका मिलता है तो चौका लगाया जाता है। आप होते शायद, ये हमने पहले भी कई बार कहा है,
तो आप क्या पुष्पमाला प्रस्तुत करके कहते हैं कि हम कोई फायदा नहीं उठाएंगे? सर, मैयर के विधायक आपकी पार्टी के आरोप लगा रहे हैं खुल के पूरे सार्वजनिक पटल के ऊपर कि चुनाव कराने की जरूरत क्या है, चुनाव तो जिला प्रशासन लड़ रहा है, चुनाव तो पुलिस लड़ रही है। तो क्या उनके आरोप पर भी आप यही कहेंगे जो आपने माननीय कमलनाथ जी के लिए कहा कि वो कैसे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? या आपकी पार्टी से भी आवाजें आ रही हैं, आपके घटक दल रहे लोगों ने भी आप पे आरोप लगाए, संगीन आरोप लगे हैं? मनोज जी, देखिए, ये मसला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। मैं इसके तथ्य तक पहुंचने की बात मैं करूं कि ना करूं मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जो कीचड़ पर पत्थर मारने की तरह होते हैं। आसपास जितने लोग खड़े हैं उन सब के दामन पर वो कीचड़ के छींटे उछलते हैं। अब ये कहा जाए कि साहब कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी बिठाएं आप, कि जो भी घटनाक्रम अब तक देश में आज़ादी के बाद से जितनी सरकारें गिरी हैं उनके पीछे किनका हाथ है, और जो लोग जिम्मेदार हैं वो तथ्य और प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाए कि उसके पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार रहे हैं। अब हर सरकार पर यह आरोप लगा है अपने समय पर, कांग्रेस भी अपवाद नहीं है कि साहब आप सरकार गिराने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। और सरकार गिराना एक राजनीतिक प्रक्रिया भी होती है कई बार, जहां आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जायज है ऐसा करना, आप इसको जायज ठहराइए। जहां जनता का जनमत है, और फिर 5 साल चुनाव तो आता ही है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस तरह के आरोप बीजेपी और कांग्रेस दोनों की शुचिता को बहुत समान रूप से प्रभावित करते हैं। जब आप खरीद फरोख्त के आरोप लगाते हैं तो क्या हमें किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को बनाना चाहिए? आखिर हम करें क्या? ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कांग्रेस आरोप लगाती है तो कांग्रेस प्रमाण सहित जनता के सामने ही प्रस्तुत करे कि ये देखिए, ये ऑडियो है, इतने में सौदा हुआ, इतने में ये बिक गए, इतने में चर्चा हुई, हमने एक निजी एजेंसी को हायर किया और हमने पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन ऑपरेट किया। ये करना कोई असंभव तो नहीं है जी। बिल्कुल, देखिए, पहले कई दफ़ा ऐसे ऑडियो वीडियो सामने आए, लेकिन वर्तमान जो आरोप है उसमें तो कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। और जाहिर सी बात है कि यदि इतना बड़ा आरोप कोई लगा रहा है तो वो ऑडियो या वीडियो के साथ आता है, वो कांग्रेस बेहतर तरीके से समझ रही हो। लेकिन ये पहली बार सर जी हो रहा है जिसमें संवैधानिक पद की बात हो रही। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, बात है राष्ट्रपति पद की। यदि राष्ट्रपति पद के पहले भी खरीद फरोख्त के आरोप लगने लगे, कौन लगा रहा है, किसको क्या मिल रहा, बोलियां लगने लगे, 35 करोड़ से वो बोली 50 लाख तक पहुंच जाए, तो ये थोड़ा सा निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं। उसी तरफ क्या इसमें आपको ये भी लगता है कि कुछ चीज़ें बीजेपी बहुत ही एक पॉलिटिकल क्लेवर लेवल पे जाके करती है? जैसे यहाँ, माफ़ कीजिएगा ये कहना फिर अच्छा नहीं लगता, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का विषय है, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी के निर्वाचन का ये विषय है। अब ये एक आदिवासी महिला के पहली बार इस सर्वोच्च पद पर आने का विषय उठ रहा है, और इसमें कांग्रेस अगर किसी रूप में, क्या बीजेपी की ऐसी कोशिश भी आप देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस का एक पोर्ट्रेट भी इस रूप में कर सकती है कि देखिए साहब, आप तो चाहते ही नहीं है कि एक आदिवासी महिला सर्वोच्च पद पर आए? बिल्कुल, देखिए, और उसकी बानगी दिखाई दे रही है। यदि उन्होंने कांग्रेस के लोगों से, विधायकों से बात की जैसा वो स्वीकार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी यही मैसेज देना चाह रही है। उन्होंने खुल के, जैसे ही आरोप की बात आई तो ये नहीं कहा कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने बात की है, विधायकों से बात की है, माना, स्वीकार किया बीजेपी ने। तो फिर वही मैसेज, जो आप जिस मैसेज के देने की बात कर रहे हैं, शायद वही है। और ये कहा जाएगा कि जब जब हम आदिवासी किसी व्यक्ति को लाएंगे, बड़े पद पर बिठाएंगे, तो फिर कांग्रेस यही करेगी। और एक बार फिर ऐसा दिखाई देता है कि इसको मुद्दा बनाने जा रही बीजेपी। कल वो दिखाई भी देगा, जैसे ही द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँचने वाली है तो कई जगह स्वागत सत्कार के साथ वो तमाम तरह की चीज़ें, और फिर बड़े नेताओं के जो बयान सामने आएंगे वो इसी तरफ इशारा करते होंगे। लेकिन इसमें वही वोट बैंक छिपा हुआ है जो 2023 में किसी सरकार के लिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, शायद उसी के लिए जोड़ने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। पर अब ये जो आरोप लगे हैं वो कैसे कांग्रेस सच साबित कर पाएगी, ये थोड़ा सा एक वैसा विषय है, और उसके लिए एक चुनौती भी है। उमेश जी, मैं थोड़ा, आप भावुक व्यक्ति हैं, थोड़ा मैं भी भावुक हूँ, हम दोनों की यहाँ शायद, और मैं अब्बास हफीज़ साहब की बड़ी आंखों में भी गहरी संवेदना देखता हूँ। राजनीति के संत कहलाते थे कैलाश जोशी जी। मुझे सौभाग्य मिला कि उनके 75वें जन्मदिन पर उनका इंटरव्यू मैंने किया। उन्होंने बंसल न्यूज़ से कहा कि देश के एक नामचीन औद्योगिक घराने ने उनकी बेटी की शादी पर एक बड़ा हैंडसम अमाउंट, एक बड़े सीनियर अधिकारी आए, एक ब्रीफकेस पैसों से ठसाठस भरा हुआ, और उनसे कहा कि ये परंपरा भी है, लेकिन आज अब तो मौका भी है, बिटिया की शादी है,
तो बहुत उस समय वो उद्योग मंत्री का दायित्व तो निभा रहे थे मध्य प्रदेश में। आप इसको रख लीजिए, वह औद्योगिक घराना आज भी बहुत पूरे देश में स्थापित है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा ये मेरा काम नहीं है, आप ले जाइए, जो आपके काम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं वो गुण दोष के आधार पर निर्विघ्न रूप से संपादित हो गए। क्या सर राजनीति का वो सुनहरा दौर जा चुका है? इसी तरह के नेताओं की पूरी श्रृंखला कांग्रेस में रही है, अभी भी होगी, बीजेपी में भी अभी होगी, लेकिन सर कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। उमेश जी, जी जी जी। नहीं, मुझे लगता है कि वो दिन समाप्त तो नहीं हुए हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम सब लोगों ने कृत्रिम घटाटोप अंधेरे का निर्माण कर दिया है। हम आरोप और प्रत्यारोप के अंदर इतने ज्यादा उलझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो एक आशा भरी किरण दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि एक सुनहरी भोर का सूरज की किरण निकलती दिखाई देती है, तो हम लोग अपने आपस में आरोप प्रत्यारोप के इतने ग्रहण खड़े कर देते हैं कि वो खगरास बन जाते हैं और उसके भीतर ये सारी अच्छाइयाँ, सारी सुचिता, सारी सात्विकता समाप्त हो जाती है। शरद जी, इस चुनाव के अंदर भी, द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी उसी पावन लोकतांत्रिक परंपरा के आधार पर आह्वान कर रही है। हम तो सदाशयता के साथ कांग्रेस के मित्रों से भी आह्वान कर रहे हैं, अन्य राजनीतिक दलों के मित्रों से भी आह्वान कर रहे हैं। अब्बास भाई जिन 3 विधायकों की बात कर रहे थे, हमने उनको भी लाने का प्रयास करा और उसमें सफलता भी प्राप्त करिए। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष का एक संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि जो समाज का सबसे निचला वर्ग है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे अंत्योदय, भारतीय जनता पार्टी उस अंत्योदय के सूर्य को साकार स्वरूप देने जा रही है। पहली बार दुनिया देखेगी कि भारत जैसे विशाल तम देश के लोकतंत्र में ऐसा भी चमत्कार हुआ है कि समाज का जो सबसे निचला तबका है जनजाति वर्ग का, उस जनजाति वर्ग के तबके की महिला को, पुरुष को भी नहीं, महिला को महामहिम बनाया गया। तो मुझे लग रहा है कि दुनिया को एक सकारात्मक, सार्थक और शक्तिशाली संदेश जो दिया जा रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी के मित्रों को भी सदाशयता के साथ हमारा सहयोग करना चाहिए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। आपके एक शब्द पे मैं बड़ा कुर्बान हो गया सर, बड़ा आनंद आया मुझे सुनकर। आरोप प्रत्यारोप के ग्रहण इतने बड़े हो जाते हैं कि खग्रास बन जाते हैं। यही कुमार विश्वास जी को मिल जाए ना तो एक ताली पिटाऊ कविता का ऐसा बेहतरीन संग्रह खड़ा कर दें और उस पर व्याख्यान उपाख्यान की परंपरा भी शुरू कर दें। प्रणाम है आपको सर। तमाम राजनीतिक प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन ये वाक्य अटक गया मेरे जहन में। शरद जी 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 शरद जी, आज आपका मिजाज है ना, गजब का मिजाज था शुरू में सर। आज तो हम रोमांचित हो गए आपको सुन के। सर धन्यवाद जी। अब शरद जी कि भाजपा और उमेश भाई बिल्कुल ऐसी बात करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है और उसमें सब लोग जुड़ जाओ, इनका बस नहीं चले तो ये एक ही पार्टी अपनी बना लें और एक ही पार्टी देश की इनकी जो मंशा है वही उसी पे चलने लगे कि जो ये कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। विधायक तोड़ रहे हैं वो अच्छी बात है, विधायकों के साथ मिला रहे हैं वो अच्छी बात है। आज बड़ा विषय यह है कि भाजपा सही में अगर पारदर्शिता चाहती है और सही में इस तरह से चाहती है चुनाव बिना किसी उसके गलती के हो या गड़बड़ घोटाले के हो, तो मुझे तो लगता है उमेश भाई आपकी पार्टी को मांग करनी चाहिए और कर देना चाहिए कि सीक्रेट बैलेट नहीं ओपन बैलेट से होगा, विप का जो है नियम पालन होगा। इन सारी चीज़ों के बाद देखा जाएगा कौन चुनाव जीत पाएगा और कौन चुनाव हारेगा। यहाँ बहुत बड़ा विषय यह है कि विप जो है वो अमान्य जैसी है, यहाँ पर विप किसने उल्लंघन कर दिया, क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं एक आखिरी बात, आपने तो बहुत कुछ बहुत अच्छा बढ़िया बोला और आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। आपने जो बोला कि आदिवासी महिला का, जब पहली महिला का देश में चयन हो रहा था राष्ट्रपति पद के लिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी साथ में आ गई थी प्रतिभा पाटिल जी के पीछे? आपने भी वोट कराया था अपने विधायक सांसदों से। जो आप करेंगे वो बढ़िया है। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर उपराष्ट्रपति के चुनाव भी है, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होने हैं, वेंकैया नायडू जी का कार्यकाल भी खत्म होना है। क्या विपक्ष या कांग्रेस पार्टी कोई आदिवासी चेहरा वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा करेगा तो आप लोग साथ में आ जाएंगे क्या? बताइएगा। उमेश जी बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए सर। जी उमेश जी। सर जी जी। शरद जी, एक काल्पनिक प्रस्ताव अब्बास भाई ने दिया है और उस काल्पनिक प्रस्ताव का कोई ठोस आधार नहीं है। उस समय की समय काल परिस्थिति को देखकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो गुणदोष के आधार पर जो निर्णय करेगा वो पूरी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार होगा। बिल्कुल ठीक बात है मनोज जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम राजनीतिक दलों को, जिसमें मध्य प्रदेश में तो 2 ही हमारे अहम दल हैं, सबको ये ज़रूर सोचना है कि आखिर आप राजनीति को ले कहाँ जाएंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगते हैं। कई बार हमें लगता है कि ऐसा हम मान लेते हैं, लेकिन वो पूरी व्यवस्था पर लगते हैं।
और इसीलिए एक शब्द जो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा था कि कोई देश किसी दूसरे देश की प्रतिष्ठा की हत्या करने के लिए शैडो वार छेड़ता है। जैसा एक श्रीलंका में तो स्थितियां दूसरी हैं, लेकिन फिर उस देश के नागरिकों को ये कहा जाता है कि इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी नहीं है, सुप्रीम संस्थाएं अच्छी नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति हमें नहीं बनानी चाहिए और ख़ास तौर से उन राजनीतिक दलों को जिनका बहुत गौरवशाली इतिहास है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी बहुत अहम राजनीतिक दल हैं, उनको निरंतर उन उच्चतर मानदंडों को स्थापित करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार रहना चाहिए कि राजनीति में ये बात तो कम से कम नहीं होनी चाहिए कि साहब यहाँ सब कुछ बिकता है, बोलो खरीदोगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज़ साहब, और बहुत शुक्रिया करता हूँ उमेश जी का, जिनकी कुछ टिप्पणियाँ और अब्बास हफीज़ साहब की भी कुछ टिप्पणियाँ मेरे जहन पर हमेशा के लिए अंकित हो गई हैं। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, तबादलों पर तनातनी। नमस्कार।